क्लासरूम स्टाइल में मार्केट की किसी एक महारथी को इनवाइट करते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि इस वक्त मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, मार्केट को कैसे समझना है, वो हम समझते हैं। और इसमें तमाम जो हमारे गेस्ट हैं वो कई दशकों के एक्सपीरियंस के साथ जो गेस्ट हैं वो हम उन्हें इनवाइट करते हैं। तो आज इस कड़ी में हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट देवीना मेहरा जुड़ी हुई हैं। मैम गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। पहला जो सवाल मेरा है वो मार्केट को लेकर आपसे ये है कि तमाम जो हेडविंड्स थे अब वो ख़त्म हो गए। बजट भी आ गया, जो चीज़ें आनी थी उसके अंदर आ गई। कुछ चीज़ें नेगेटिव भी लोगों ने कही, लेकिन ओवरऑल जो है वो बजट भी सेटल हो गया। यूएस के साथ ट्रेड डील का एक तलवार लटका हुआ था हमारे सिर पे, अब वो भी हट गया। जो वॉर्स की सिचुएशन थी पूरी दुनिया में, तमाम जगहों पे वॉर छिड़ी हुई थी, वो भी ख़त्म हो गई। तो क्या अब जो बचे हुए 10 महीने हैं 2026 के, क्या उम्मीद रखी जाए मार्केट से? क्या ये बहुत शानदार होने वाले हैं मार्केट के लिहाज से? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि एक साल का इंडेक्स प्रोजेक्शन मैंने 30 साल में एक बार भी नहीं दिया, ना जनवरी में ना नए संवत में, क्योंकि वो चीज़ किसी को मालूम नहीं रहती। जो मैं जनवरी के शुरू से कह रही थी, दो चीज़ें। एक तो मैंने कहा कि अभी सेंटिमेंट इतना खराब है। पहली बार मैं देख रही हूँ कि मेरे साथी टेलीविजन पर आकर रिस्क गिनवा रहे हैं। अ, अ, पहले तो हमेशा इंडिया ग्रोथ स्टोरी के आगे बात जाती नहीं थी। तो सेंटिमेंट जो होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटर होता है। तो इसीलिए मेरा ये मानना था कि जब सेंटिमेंट इतना नेगेटिव है तो अगले जो साल का रिटर्न अधिकतर अनुमान से अधिक होता है। ये खाली प्रोबेबिलिटी की बात है, कोई 100% 100% तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी की बात थी। दूसरी बात थी कि बजट से मेरा अपना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। अब जनवरी में मेरे सारे इंटरव्यू देखे, क्योंकि इसलिए ये बात तो एकदम सामने थी कि टैक्स रेवेन्यू बहुत धीमे चल रहे हैं। जहां अनुमान था 11% टैक्स रेवेन्यू में ग्रोथ होने पर का, वहां आप 8% पे चल रहे थे। तो ये तो बहुत ही स्पष्ट था कि वित्त मंत्री के पास कोई गुंजाइश नहीं है और कोई कंसेशन देने का। तो वो भी मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग नहीं रहा। ये हाँ, अब ये यूएस इंडिया ट्रेड डील की बात, ये अच्छी बात है। ऑफ कोर्स अभी डिटेल तो कुछ नहीं मालूम। वाणिज्य मंत्री ने खुद ही कहा है कि अभी ना डील साइन हुई है, ना उसके जितने भी डिटेल्स फाइनल हुए हैं। तो पूरी तरह तो विश्लेषण करना मुश्किल है, पर दिशा तो ठीक है। और जैसा आपने कल का मार्केट देखा, इतना बड़ा मूव, ये बात भी मैं कई बार आपके चैनल पर भी कह चुकी हूँ कि जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट का 100% नहीं होना चाहिए, उसमें निवेशित रहना ही बेहतर होता है। कि जब इस तरह का डर का, अनसर्टेनिटी का, यू नो, एंजाइटी का माहौल होता है, तभी बड़े मूव आते हैं। ये मार्केट का आंकड़ा है कि आप पिछले 40-45 साल में अगर आपने 10 सबसे अच्छे दिन मिस कर दिए तो आपके रिटर्न में से 2/3 निकल जाता है। अगर आपने 30 सबसे अच्छे दिन मिस कर दिए, जो एवरेज एक साल में एक दिन भी नहीं है औसतन, वो आपके रिटर्न का 90% निकल जाता है। तो वो इसी, और अधिकतर ये जो बड़ा मूव आता है वो इस तरह के माहौल में आता है जब ये तेजी की मार्केट में एक दिन में बाजार इतना नहीं चलता है। तो ये भी एक आंकड़ा है। तो ये इसीलिए मेरा तो यही मानना था कि आप निवेशित रहिए। ये ज़रूर है कि जो भी आपका जिन स्टॉक्स में है, ज़रूरी नहीं कि उन्हीं स्टॉक्स में निवेशित रहिए, पर निवेशित रहिए। तो निवेशित रहिए, ये मंत्र है, ये गुरु मंत्र है। निवेशित रहेंगे तो आपको वो 10 दिन या वो 30 दिन आप मिस नहीं करेंगे जब आपको सबसे बड़े रिटर्न मिलने चाहिए। मैम, एक एक कंसर्न जो लोग कहते थे, आपने रिस्क फैक्टर की बात की कि तमाम लोगों ने रिस्क फैक्टर्स गिनाए। एक और फैक्टर लोग गिनाया करते हैं अक्सर, वो वैल्यूएशन को लेकर कि इंडियन मार्केट के वैल्यूएशन महंगे हैं। अब तो ठीक ठाक पिछले 1-1.5 साल के अंदर ठीक ठाक टाइम करेक्शन, वैल्यू करेक्शन भी हो गया। तो अब क्या एफआईआईज के हिसाब से, क्योंकि आप कई एफआईआई से भी बात करती होंगी, उनके कॉन्फ्रेंसेस को आप देखती होंगी, तो क्या एफआईआईज के लिहाज से अब वैल्यूएशंस भी, एक परेशानी जो थी वो वैल्यूएशन की, वो भी निकल चुकी है? देखिए, एक तो ये है कि अगर आप वैल्यूएशन इंडेक्स लेवल पे देखने का कोई बहुत अधिक मतलब नहीं होता है, क्योंकि इंडेक्स का जो कॉम्पोजिशन है वो इतने दशकों में बहुत बार बहुत बदला है। और आप 20-25 साल पहले जाएं तो बैंक्स थे ही नहीं। अब बैंक्स और फाइनेंशियल सबसे बड़ा वेटेज है इंडेक्स का। इसी तरह पहले किसी टाइम टेक्सटाइल, पेपर, शिपिंग, ये सब बड़ी इंडस्ट्रीज होती थी जो अब नहीं है।
तो वो बदलता रहता है। तो अगर आप सेक्टर बाय सेक्टर देखें तो हमारा पी कोई बहुत हाई लेवल पे नहीं है, कई काफ़ी जगह औसत से कम है और एकदम एक्सट्रीम पे तो कहीं भी नहीं है। ये ज़रूर है कि इस तिमाही में जो अभी निकली है दिसंबर एंडिंग तिमाही, उसमें मेरा मानना था कि नतीजे थोड़े बेहतर आएँगे, नतीजे उतने अच्छे नहीं आए और उसका एक बड़ा कारण है जो लेबर कोड आया है। तो अगर आप उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखें तो जो एबिटा और पीबीटी लेवल पे बहुत कम आपको एग्रीगेट ग्रोथ नज़र आता है। उसमें से अधिकतर जो कारण उसका है वो नया लेबर कोड है। तो अगर आप उसका इम्पैक्ट हटा दें तो 8% 8.5% का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ग्रोथ है, तो इतना बुरा भी नहीं है। तो ये एक कारण था जिसके कारण नतीजे थोड़े से अनुमान से एटलीस्ट मेरे अनुमान से तो कम आए। और अब मेरे ख्याल से उसका इफ़ेक्ट एक तरह से कुछ कंपनीज़ ने तो जैसे आईटी कंपनीज़ ने तो एक बार प्रोविज़न्स किए हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट खत्म होने। बिल्कुल। और हाँ, आपने एफआईआई का पूछा तो ये एफआईआई का जो सवाल पूछने के पीछे जो हमारे मन में असल में जो लॉजिक होता है कि एफआईआई खरीदेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, एफआईआई बेचेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन आप जब से एफआईआई आए हैं 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं, आप प्लॉट करके देखिए कि हर महीने जो एफआईआई का बाय और सेल होता है उससे कितना असर होता है मार्केट पे। और ये उस समय भी जबकि बाज़ार में म्यूचुअल फंड या रिटेल पैसा इतना नहीं था, तब भी आपको कोई कोरिलेशन नहीं मिलेगा। तो वो एक अलग ही चीज़ है, तो आपको बाज़ार पे ध्यान दीजिए, एफआईआई आएँगे या नहीं वो बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि उसका बाज़ार से लेना-देना नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए ज़रूर वो इम्पैक्ट करता है। और वो हमने पिछले दिनों में देखा भी है कि डीआईएस की लगातार 100 दिनों से ज़्यादा तक लगातार जो है वो बाइंग चली और डीआईएस ने मार्केट को सपोर्ट किया। हमारी एसआईपी इनफ्लोज काफ़ी शानदार रही थी और मार्केट को संभाले रखा इन सारी चीज़ों ने, डोमेस्टिक फैक्टर्स ने संभाले रखा। एक सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है ग्लोबल चीज़ों से, वो है आईटी का सेक्टर। और आज जब हम बात कर रहे हैं तब भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है। अब एक छोटी सी डेवलपमेंट होती है और आईटी के सारे शेयर जो है वो गिर गया। एंथ्रोपिक ने एक एआई प्लगइन लॉन्च किया और उसका इम्पैक्ट जो है वो वहाँ के आईटी शेयरों पर देखने को मिला और अब हमारे इंडिया के आईटी के शेयर भी सारे गिर गए। जितने लार्ज कैप शेयर हैं वहाँ भी 5-6% 7% की गिरावट आज देखने को मिल जा रही है। अब मैं ओवरऑल इस सेक्टर के बारे में आपसे समझना चाहता हूँ कि इमिग्रेशन को लेकर अभी कोई भी क्लैरिटी हमें मिली नहीं है। ऐसे वक्त में आईटी को लेकर आपका क्या नजरिया है ओवरऑल आईटी सेक्टर पर? देखिए, इमिग्रेशन का तो बहुत ज़्यादा असर नहीं है क्योंकि ये जो इंडियन आईटी कंपनीज़ हैं, वो अब इमिग्रेशन पे कोई ख़ास निर्भर नहीं है। उनका बहुत ज़्यादा यहाँ से लोग वहाँ भेज के काम करने वाला मॉडल अब उतना इस्तेमाल होता नहीं। काम यहाँ होता है और वहाँ पर जो लोग होते हैं, वो अधिकतर वहीं पर रिक्रूट किए जाते हैं। तो इतना ज़्यादा इमिग्रेशन से तो बहुत फ़र्क पड़ने नहीं वाला है और शायद ट्रेड डील में इमिग्रेशन की भी कुछ बात हो, पता नहीं। तो इमिग्रेशन तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये ज़रूर है कि हाँ, बहुत सारे जो टूल्स आएँगे उनसे अब जो एक तरह से रोज़गार देने वाली जो बड़ा इंजन था आईटी, वो आईटी का रोल अब धीरे-धीरे कम होता जा रहा है एटलीस्ट कुछ समय के लिए। हो सकता है कुछ समय बाद फिर वो बढ़े, पर अभी कुछ समय के लिए रोज़गार तो उतना नहीं दे पाएँगे। लेकिन ये सब कंपनीज़ का मैनेजमेंट अपना ये नए स्थिति में अपने को ढाल सकेगा और बिज़नेस ला सकेगा, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रश्न चिन्ह नहीं है। और इसका कारण है आप देखिए तो हिस्ट्री में कितनी बार आया है कि ये आईटी सर्विसेज़ तो खत्म हो जाएँगी, Y2K के बाद खत्म हो जाएँगी, क्लाउड आएगा तो खत्म हो जाएँगी, डिजिटाइज़ेशन होगा तो खत्म हो जाएँगी। तो ऐसा हुआ नहीं है और ये सारी कंपनी अपने को नए एआई के माहौल में ढाल रही हैं। ये अलग बात है कि मेरा अपना मानना है कि 20 साल से इनके पास इतना कैश रहा है, लोग रहे हैं, तो इनको आईटी सर्विसेज़ से थोड़ा आगे और थोड़ा ऊपर वैल्यू चेन में जाना चाहिए था, जो नहीं किया है, आर-एन-डी नहीं की है, वो बातें ठीक नहीं है, लेकिन जो इनका अपना बिज़नेस है, उसमें एडॉप्टेशन कर लेते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, तो ये आईटी सेक्टर के ऊपर नज़रिया है। मैम, एक जो बजट को अगर हम थोड़ा-सा एनालाइज़, क्योंकि बजट के बाद हमारी पहली कन्वर्सेशन आपके साथ हो रही है, तो बजट को जो थोड़ा एनालाइज़ करें तो उसमें ये दिखा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के से ज़्यादा सरकार का फोकस इंफ्रा क्रिएशन पे इस बार के बजट में ज़्यादा दिखा है। इंफ्रा के ऊपर ज़्यादा फोकस रहा है तमाम चीज़ों में। तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है, सबसे ज़्यादा मतलब फ़ायदा के तौर पे मैं समझना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो किन सेक्टर्स को आपको दिखता दिखता हुआ मिल रहा है?
वैसे आप देखें तो कैपेक्स एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी तो लगभग सेम ही रहा है। पिछले साल था वही इस साल भी है। ये तो जीडीपी में आप कुछ ग्रोथ एज्यूम करते हैं तो उतना एक्सटेंट आपका कैपेक्स भी इम्प्रूव हो जाता है। जो थोड़ी आश्चर्य वाली बात है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिरने का या घटाने का प्रोविजन है बजट में। तो लगता है कि अब वो जो इतनी सारी फ्रीबीज दी गई थी शायद उसमें कुछ कटौती हो। अभी मैंने पूरा डिटेल देखा नहीं है कि वो कहाँ से आ रहा है। सो कैपेक्स यस, तो उससे आपका जो यूजुअल कंपनीज होती हैं ये सब, चाहे वो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वाली हो या थोड़ा डिफेंस का हो, सब में थोड़ा तो इम्पैक्ट आएगा। पर मैं हमेशा एक और चीज़ थोड़ी चेतावनी वाली भी बताना चाहती हूँ कि हम लोग सब सोचते हैं कि गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं बैंकर भी रही हूँ और बाद में ऑफ कोर्स इक्विटी एनालिस्ट भी। तो सरकार को सप्लाई करना एक रिस्क भी होता है कि सरकार से पैसा निकलवाना इतना आसान नहीं होता है। और आप किसी भी जो कंपनी जो काफ़ी लंबे समय से चाहे डिफेंस में ही काम कर रही हो, आप उनसे पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि पैसा निकलवाना कितना मुश्किल होता है। और अक्सर सरकारी प्रोजेक्ट्स में ये भी होता है कि एक तो आपको सबसे कम दाम पर वो मिला है, तभी आप लोएस्ट बिडर थे, तभी आपको वो मिला है कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद अक्सर ही उसमें टाइम ओवररन और जितना आपने एस्टिमेट किया था उससे ज़्यादा खर्चा होता है, वो सरकार से निकालना मुश्किल होता है। आप जब प्रोजेक्ट दे भी देते हैं सरकार को, उसके बाद सरकार 10-20% पैसा अपने पास रखती है कि सब कुछ ठीक से चला तब आपको देंगे, और वही पैसा आपका मार्जिन होता है और वही पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल होता है। तो खाली हेडलाइन की कॉन्ट्रैक्ट मिला, उस पे थोड़ा-सा आप रुक के भी देखिए कि वो उसका एक्चुअल डायनामिक क्या है, वो कैश फ्लो के लिहाज से कब आता है पैसा। बिल्कुल। और यही वजह है, इस जो मार्केट के महारथी हमने ये सेगमेंट रखा है ना, वो इसीलिए रखा है कि ये ब्रेकडाउन आपको समझ में आए कि आपको किन चीज़ों को कैसे रीड करना है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट का एक फ्लैश दिख रहा है तो आपको कैसे रीड करना है कि उसमें गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है तो कितना मार्जिन है, ये सब चीज़ें समझने के लिए, और गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कितना पॉजिटिव होता है ये समझने के लिए। मैम, एक आखिरी सवाल, एक बहुत क्विक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ सेक्टर्स के ऊपर कि 2026 को लेकर आप पॉजिटिव हैं काफ़ी, तो कौन से सेक्टर्स इस साल के परफॉर्मर हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा आगे चल सकते हैं, इस साल को लीड कर सकते हैं? देखिए, हम हर तिमाही पे एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि कई बार तिमाही में कुछ फंडामेंटल चेंज होते हैं, कई बार प्राइस एक्शन भी ऐसा होता है कि आप फिर से सोचते हैं कि अब और चलेगा या यहाँ हो गया बहुत। अभी हम लोग रीबैलेंस कर रहे हैं अपना पोर्टफोलियो, बट उस अभी जहाँ हम लोग पिछले 2 साल से ओवरवेट रहे हैं वो ऑटो कंपोनेंट्स और बाद में ऑटोज़ भी और फार्मा हेल्थ केयर, सो वहाँ पर हमारा ओवरवेट बना हुआ है। केमिकल्स, कैपिटल गुड्स में पर्टिकुलर स्टॉक्स लिए हैं। बैंकिंग में ओवरवेट तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली हमारा बैंकिंग वेट बहुत कम होता है, उतना कम नहीं है। और पिछले साल में हमने ऐड किया है बैंकिंग में, तो अभी ब्रॉडली वहाँ पे है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और मेटल्स में थोड़ा एडिशन किया था पिछले रीबैलेंस में। सो ये ब्रॉडली ये हमारा अभी का है स्थिति। बट जैसे मैं कहती हूँ कि कोई भी कहानी अपने दिमाग में बनाकर उससे शादी नहीं कर लेनी चाहिए। तो हमेशा बाजार को दोबारा-दोबारा देखते रहिए कि आंकड़े क्या बदले हैं उस सेक्टर के या उस कंपनी के। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल सटीक राय है कि आप किसी भी एक आइडिया पर अपने सिर्फ जो है वो लगातार अपने आप को स्टिक ना कर लें, लगातार रिव्यू करते रहें, 3 महीने में देखते रहें कि कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैम आज जुड़ने के लिए और ईटी नाउ स्वदेश पर हमारे व्यूअर्स को तमाम चीज़ें बताने के लिए बहुत शुक्रिया आज आपका। शुक्रिया। चलिए, तो मार्केट महारथी में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और जब ब्रेक से हम वापस लौटेंगे तो लेकर आएंगे मिड कैप मार्केट का पूरा एक्शन मिड कैप मसाला में।